नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एसवाईएल से। एसवाईएल पर दिल्ली में आज अहम बैठक है। केंद्र की अगुवाई में पंजाब और हरियाणा की ये बैठक है। पंजाब और हरियाणा के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ ये मीटिंग की जाएगी। शाम 4 बजे जल शक्ति मंत्रालय की ये बैठक है। पिछली बैठक में दोनों जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब और हरियाणा के, दोनों ने सकारात्मक हल की उम्मीद जताई थी, जिसके बाद आज फिर ये बैठक है। दिल्ली में एसवाईएल के मुद्दे को लेकर यह बैठक होगी, जिसमें दोनों प्रदेशों के पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में यह बैठक है, मीटिंग होगी। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी, जो काफ़ी समय से लंबित है। बार बार इसको लेकर बैठक की जाती है, चर्चा होती है, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा है। पिछली बैठक में ये उम्मीद जताई गई थी कि अब जो है एसवाईएल का हल निकल जाएगा और जल्द ही इसका समाधान होगा, लेकिन अब दोबारा ये बैठक है एसवाईएल की आज और उम्मीद जताई जा रही है कि सकारात्मक हल होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं। जी रवि, आज इस जो बैठक है इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि सकारात्मक तरीके से एसवाईएल के मुद्दे पर हल हो सकता है। क्या कुछ इसमें निर्णय लिए जा सकते हैं और क्या संभावना है हल निकलने की? देखिए, साफ तौर पर कई दौर की बैठकें एसवाईएल को लेकर हो चुकी हैं और बात करें और जो हाल में ही बैठक हुई थी, यानी बीते 9 जुलाई को जो बैठक हुई थी, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्र में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अगुवाई में जो बैठक हुई 9 जुलाई को, उस बैठक में तमाम सकारात्मक रूप से ये बैठक हुई और उसके बाद आज यानी 5 अगस्त का अगली बैठक का जो तारीख तय हुई थी, तो यानी आज की बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी और दोनों राज्यों की तरफ से, क्योंकि हरियाणा अपना स्टैंड रखते आया है, पंजाब अपना स्टैंड रखते आया है और सीआर पाटिल लगातार दोनों राज्यों के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश कवायद में लगे हुए हैं और तीनों लोग मिलकर एक रास्ता निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो कि पहले हमने देखा कि बयान में कि दोनों राज्यों की तरफ से ये आया कि हमें पानी मिलना चाहिए, वहीं पंजाब ने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है पर्याप्त मात्रा में, ऐसे में पानी देने की स्थिति में हम नहीं है। ऐसे में कोई और दूसरा रास्ता केंद्र सरकार अगर सुझाती है और उस पर कोई ना कोई रास्ता निकलता है तो बिल्कुल यकीनन पंजाब हरियाणा को पानी देने के लिए तैयार है। मगर वो रास्ता क्या होगा, वो सुझाव क्या होगा, केंद्र क्या बात रखता है, तमाम चीजों पर आज कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से बात हम रख पाएंगे, क्योंकि आज तकरीबन 4 बजे जल शक्ति मंत्रालय में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अगुवाई में पंजाब और हरियाणा के दोनों राज्य के मुख्यमंत्री एक बार फिर से एसवाईएल की। जी रवि, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आज बैठक है एसवाईएल के मुद्दे को लेकर और उम्मीद जताई जा रही है कि पिछली बार जिस तरह से दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने संभावना जताई थी, सकारात्मक हल के निर्देश दिए थे, इस बार भी इस मसले पर सकारात्मक बैठक रहेगी और हल निकलने की उम्मीद रहेगी। तो वहीं मानेसर नगर निगम का चुनाव है आज। हरियाणा में राव वर्सेस राव चल रहा है, खींचतान के बीच ये चुनाव है। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम का चुनाव है। मानेसर को आज डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर मिलेंगे। मानेसर नगर निगम ऑफिस में ये चुनाव होगा। सभी 20 पार्षद वोटिंग में हिस्सा लेंगे। स्थानीय विधायक और सांसद भी इसमें मौजूद रहेंगे। वोटिंग के बाद रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। तो बता दें कि मानेसर नगर निगम को लेकर, गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम के इस चुनाव को लेकर काफ़ी समय से घमासान छिड़ रहा है। कौन इसका मेयर, डिप्टी मेयर बनेगा, इसको लेकर काफ़ी समय से कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो 20 उम्मीदवारों में से बीजेपी के 7 ही उम्मीदवार जीत पाए थे, उसके बाद से ये सारा तालमेल चल रहा है, गठजोड़ चल रहा है कि किस तरह अपने खेमे में शामिल किया जाए जो बाकी के विजयी उम्मीदवार हैं उनको, और उनको किया जाए, उनको लिया जाए। तो आज रिजल्ट भी घोषित होगा इसका चुनाव को लेकर। सीनियर डिप्टी मेयर के लिए प्रवीण यादव ने नामांकन किया है। राव नरबीर सिंह जो है वो भी हैं डिप्टी मेयर के लिए। रीमा चौहान ने भी नामांकन किया है। फिलहाल 12 पार्षद ही मौजूद हैं, 8 पार्षद समेत मेयर भी इसमें और
जब 4-5 महीना पहले मेयर का चुनाव और पार्षदों का चुनाव हुआ तो मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मानेसर नगर निगम का चुनाव हार गई थी। आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों पदों पर जीत हासिल की है। परवीन यादव सीनियर डिप्टी मेयर वार्ड नंबर 12 गांव मानेसर से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और रीमा दीपक चौहान वार्ड नंबर 2 हरसरू गांव से निर्विरोध डिप्टी मेयर के लिए चुनी गई है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से इन दोनों प्रत्याशियों को, दोनों जो चुने गए इनको मुबारकबाद देता हूं और जिन साथियों ने इनके चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया, हिस्सा लिया, उनका धन्यवाद अदा करता हूं। आपकी अहम भूमिका रही है, आपकी अहम भूमिका रही इस चुनाव में। ना नहीं पहुंची। नहीं, ऐसा होता है, राजनीति में संभव है। ये इसमें नरवीर सिंह का कोई हाथ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी ने ये जीत कई महीनों के बाद दर्ज की है। मंत्री जी, सभी अगर पार्षद पहुंच जाते तो क्या बैलेट पेपर से फिर चुनाव होता? ये तो समय बताता, मैं नहीं कह सकता। हो सकता है यूनिवर्सली फैसला हो जाता सर्वसम्मति से, हो सकता है चुनाव होता। चुनाव क्या रूप ले ले इसका कोई अंदाजा नहीं होता, भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। सर वोट निर्विरोध चुने गए दोनों हैं जी, निर्विरोध चुने गए। हाँ, दोनों निर्विरोध सर्वसम्मति से दोनों का चुनाव। सर क्या वजह रही मेयर और पार्षदों का नाम? मैं नहीं कह सकता, मेरी व्यक्तिगत ताल्लुकात उनसे है भी नहीं और वो पार्टी के भी नहीं, इसलिए मेरी कोई बातचीत नहीं है उनसे। मैं कैसे बताऊं क्यों नहीं आए। विदेशी यात्रा पर क्यों जाना पड़ा पार्षदों को, क्या वजह मानते हैं आप? मैं तो यही था, अब गए तो वे भी आएंगे निकल कर। आप ये सवाल तो उनसे पूछना। लेकिन कहा गया था कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बात ना, मैंने कोई नहीं भेजा ना, मुझे ईमानदारी से पता था ये कहाँ है। यदि आप मेरी बात का यकीन करते तो मुझे नहीं पता था। बीजेपी को डर क्या मेयर साथ आपने ज्वाइन कराए थे साहब? नहीं, डर नहीं था। हाँ। अरे बीजेपी में शामिल कराना बीजेपी का कर्तव्य है। हाँ। पार्टी में कोई आना चाहे तो कौन मना करेगा। पार्टी ने वो ले लिया, जिसको ठीक समझा वो लिया गया। लेकिन आपने ज्वाइन यदि पार्टी ठीक समझेगी तो लेगी, इसमें कोई मेरे हाथ में थोड़ी ना है भाई। लेकिन मंत्री जी 7 ज्वाइन कराए थे आपने, संख्या 14 हो गई थी। मैंने ज्वाइन नहीं किया था, कराया था बीजेपी ने कराया था और ये खुद गए थे, मैं नहीं गया था इनके साथ, ना मेरी कोई बातचीत थी। जो लोग शामिल होना चाहते थे पार्टी ने जिनको ठीक समझा उनको शामिल किया, वो पार्टी में आ गए। आज भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों की विजय हुई। लेकिन 2 नहीं पहुंची, क्या अब उनको पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी क्योंकि 2 पार्षद यहाँ नहीं पहुंच पाए? मुझे नहीं पता पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, वो पार्टी सोचेगी। नरवीर सिंह का व्यक्तिगत तौर पर मैं यहाँ एक मेंबर हूँ तो मैं इसलिए आया। क्रॉस वोटिंग को लेकर क्या कुछ ना, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, सर्वसम्मति से। नहीं, क्रॉस वोटिंग को लेकर क्या कोई डर था कि जिस तरह से सर्वसम्मति से तो चुन लिया गया जी, बाहर भेजे गए, पहले हिमाचल की वादियों में, फिर नेपाल? मुझे नहीं पता कहाँ भेजे गए। गए होंगे घूमने के लिए, भेजे नहीं गई, आपका गलत शब्द है। गए घूमने के लिए, खुद गए बताते। ठीक है सर, ठीक है। मुझे आज मिले माया। बिल्कुल, तो ये थे राव नरवीर जी, जिनका कहना है कि अपने आप से पार्षद जो है वो घूमने गए थे। 2 लोगों को चुन लिया गया है, यानी कि जो चुनाव प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। 11:15 बजे नॉमिनेशन शुरू किया गया था और ठीक 11:30 बजे तक नॉमिनेशन करने की और वापस लेने की प्रक्रिया थी। लेकिन उसके बाद जो महज 12 पार्षद पहुंचे थे उन्हीं में से 2 लोगों ने नॉमिनेशन किया था और दोनों ने ही निर्विरोध उनको चुन लिया गया है, क्योंकि 8 पार्षद नदारद रहे हैं, वो पहुंचे नहीं और ना ही मेयर यहाँ पर पहुंची है। जी धर्मवीर, तो जिस तरह से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इसके चुनाव होंगे, लेकिन जिस तरह से सर्वसम्मति से ये जीत गए हैं, ये काफ़ी सराहनीय रहा है बिना चुनाव के। तो आपको बता दें कि जी धर्मवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज जो है ये चुनाव होने वाले थे, चुनाव हो गए, नामांकन दिया गया था, लेकिन निर्विरोध जो है सीनियर डिप्टी मेयर निर्वाचित किए गए। प्रवीण यादव निर्विरोध सीनियर डिप्टी मेयर निर्वाचित हुए हैं। डिप्टी मेयर के पद पर सीमा चौहान को जो है चुना गया है, निर्विरोध वो भी निर्वाचित हुए हैं। बिना किसी विरोध के ये संपन्न रहा चुनाव मानेसर नगर निगम का, जिसको लेकर काफ़ी समय से जो है घमासान छिड़ रहा था। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी, काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा था चुनाव को लेकर कि घमासान मचा है। जिस तरह से ये लग रहा था तो अब निर्विरोध चुनाव संपन्न हो चुका है।
तो मानेसर नगर निगम का चुनाव हुआ आज। काफ़ी समय से ये जो है चल रहा था, इसको लेकर विवाद चल रहा था कि कौन डिप्टी मेयर बनेगा, कौन सीनियर मेयर चलेगा। इसको लेकर काफ़ी समय से घमासान चल रहा था। अपने अपने जो पार्षद थे उनको लेकर भी काफ़ी विरोध चल रहा था। उन्हें कभी हिमाचल, कभी नेपाल, काठमांडू ले जाया गया। ऐसा कहा जा रहा था कि अपने अपने खेमे को बचाने की कोशिश चल रही थी। इस बीच निर्विरोध ये चुनाव संपन्न हुआ है मानेसर नगर निगम का, जहां पर प्रवीण यादव निर्विरोध सीनियर डिप्टी मेयर निर्वाचित हुए हैं। वहीं डिप्टी मेयर के पद पर सीमा चौहान निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी इस चुनाव की, ये अब संपन्न हो चुका है। दोनों जो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर हैं उन्हें निर्वाचित कर लिया गया है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, प्रवीण यादव जो पार्षद है उनको सीनियर डिप्टी मेयर चुना गया है, जबकि जो रीमा चौहान है उन्हें डिप्टी मेयर चुना गया है। यानी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुन लिया गया है। और हम बता दें आपको कि मानेसर नगर निगम में कुल 20 पार्षद हैं और साथ में एक मेयर हैं। जो मेयर है वो निर्दलीय जीतकर आई थी, जिसे राव इंद्रजीत सिंह का समर्थक कहा जाता रहा है लगातार। और अब जब चूंकि मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, तो लगातार पिछले कई दिनों से जो पार्षद हैं वो अलग अलग जगहों पर थे। और आज राव नरवीर सिंह के साथ 12 पार्षद यहाँ पहुंचे थे और इन 12 पार्षदों में के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई और इस प्रक्रिया में ही प्रवीण यादव को सीनियर डिप्टी मेयर चुना गया, जबकि जो रीमा चौहान है उन्हें डिप्टी मेयर चुना गया। 8 पार्षद जो है वो यहाँ पहुंचे नहीं और बताया जा रहा है कि 8 के 8 पार्षद जो है वो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक थे। उन्होंने इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले तक दोनों ही नेताओं के पास 10-10 लोग थे, 10-10 पार्षद थे। लेकिन कुछ दिन पहले ही 2 पार्षद जो है वो एक खेमा छोड़ करके और राव नरवीर सिंह के खेमे में जा बैठे और उसके बाद चुनाव अनाउंस हुआ। और आज 12 जो पार्षद थे जो नेपाल से आए थे और सीधे एयरपोर्ट से उन्हें यहाँ पर लाया गया था मानेसर नगर निगम में। और यहाँ पर आते ही एक तरह से 11:15 बजे हम कह सकते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। 11:30 बजे तक नामांकन होना था और उसके बाद चुनाव का ऐलान हो जाना था। 11:30 बजे तक सिर्फ 2 लोगों ने ही नामांकन किया था, एक प्रवीण यादव और एक रीमा चौहान। 11:30 बजे तक कोई और नामांकन नहीं आया। इन दोनों को ही रिटर्निंग अधिकारी ने एक तरह से निर्वाचित कर दिया और दोनों को ही चुन लिया गया है। जी धर्मवीर, तो ये सर्वसम्मति से इन्हें जो है चुन लिया गया है। और जो इतने समय से चल रहा था कि घमासान चल रहा था कि कौन डिप्टी मेयर या सीनियर डिप्टी मेयर मिलेगा, अब इस चुनाव के साथ उसका फैसला भी हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो मानेसर नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ। आपको बता दें, प्रवीण यादव निर्विरोध सीनियर डिप्टी मेयर निर्वाचित हुए, जबकि सीमा चौहान डिप्टी मेयर के पद पर निर्वाचित हुई। बिना किसी चुनाव के सर्वसम्मति के साथ इन्हें चुन लिया गया। तो अब बात डेरा मुखी राम रहीम की करेंगे, जो फिर एक बार जेल से बाहर आए हैं। रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आए हैं राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है। पुलिस सुरक्षा में सिरसा डेरे पर राम रहीम पहुंचे। अब तक 14 बार जेल से बाहर आ चुके। दोषी है राम रहीम, जो एक बार फिर पैरोल पर बाहर आए हैं। आपको बता दें, गुरमीत राम रहीम जो है जेल में बंद थे। 9 अप्रैल 2025 को 21 दिन की फरलो पर बाहर आए थे और अब एक बार फिर इन्हें 40 दिन की फरलो पैरोल मिली है, फिर बाहर आए हैं। तो उधर गुरुग्राम में मर्डर की वारदात सामने आई। सेक्टर 77 में एक शख्स की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। एसपीआर रोड पर शख्स पर कई राउंड फायरिंग की गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। दिल्ली के रोहित शौकीन के रूप में मृतक की पहचान हुई है। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हत्या की गई है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये वारदात सामने आई है, कत्ल की वारदात है। गुरुग्राम में शौकीन हत्याकांड जो है ये खबर आई है। आपको बता दें, मर्डर की खबर है, माफी चाहूंगा।
गुरुग्राम में सेक्टर 77 में शख्स की गोलियां मारकर हत्या की गई है। एसपीआर रोड पर शख्स पर कई राउंड फायरिंग की गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। तो दिल्ली के रोहित शौकीन के रूप में मृतक की पहचान हुई है और प्रॉपर्टी विवाद को लेकर यह हत्या की गई है, ऐसा शक जताया जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है। तो गुरुग्राम शौकीन हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। दीपक नांदल पर रोहित शौकीन की हत्या का संदेह है। सिंगर फाजिलपुरिया पर भी फायरिंग में दीपक का नाम सामने आया था। तो अब एक बार फिर से जो ये व्यापारी हैं शौकीन हत्याकांड जो है, इनमें भी दीपक नांदल का नाम सामने आया है। सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग में भी इनका नाम सामने आया था। 14 जुलाई को एसपीआर रोड के पास राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई थी। गैंगस्टर ने कहा दीपक को पैसे ना मिलने पर हमला हुआ। दीपक और रोहित शौकीन के बीच पैसों को लेकर विवाद है। सोशल मीडिया पर रोहित शौकीन ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल बोले 3 साल से दोनों से संपर्क नहीं है। तो गुरुग्राम में जो हत्याकांड हुआ है, इसमें सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। रोहित शौकीन की हत्या का संदेह दीपक नांदल पर जताया जा रहा है। दीपक नांदल का नाम सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग में भी आया था। 14 जुलाई को एसपीआर रोड के पास राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई थी। तेरी माँ की बहन क्या? आज तो मौका ही पड़ भाई तुम टी-शर्ट में कर बहुत अच्छी बात है। तो उधर चंडीगढ़ में बेवजह चालान पर डीजीपी का फरमान सामने आया है। अब बिना वजह वाहन रोकने पर सख्त कार्रवाई होगी। अब सिर्फ हाईटेक कैमरों से ही चालान कटेगा। डीजीपी ने कहा है ट्रैफिक पुलिस यातायात को रेगुलेट करने पर ध्यान दे। खुलेआम नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्ट ट्रैफिक कर्मियों को कोई बचाव नहीं मिलेगा। जल्द ही ट्रैफिक पुलिस को नए आदेश दिए जाएंगे। यानी चंडीगढ़ पुलिस ट्रैफिक पुलिस पर अब डीजीपी सीधे नजर रखेंगे। डीजीपी पूरी नजर बनाए रखेंगे। डीजीपी ने मीटिंग में ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा की और ये कहा है कि अब जो पुलिस है वो सिर्फ ट्रैफिक रेगुलेट करने पर ध्यान देगी। बिना वजह वाहन रोकने पर सख्त कार्रवाई होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जी मनोज, ये जो नया फरमान अब आया है चंडीगढ़ में ट्रैफिक को रेगुलेट करने को लेकर और चालान को लेकर, इस पर क्या अपडेट और कब तक ये आदेश जारी कर दिए जाएंगे? देखिए बिल्कुल कल मीटिंग हुई है। डीजीपी जो चंडीगढ़ में नए डीजीपी आए हैं डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा, उनकी अध्यक्षता में कल जो मीटिंग हुई है जिसमें सभी अधिकारी थे, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है वो बातचीत हुई। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि काफी शिकायतें जो है वो पिछले दिनों से आ रही थी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की कि गाड़ियों को बेवजह रोका जाता है, परेशान किया जाता है और एलिगेशन जो लगे, इल्जाम जो लगे हैं कि पैसे भी लिए जाते हैं, उसको लेकर डीजीपी ने काफी सख्त कह सकते हैं कि निर्देश दिए हैं कि कोई भी बिना वजह अगर गाड़ी रोकता है तो उस पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। बिना वजह कोई भी गाड़ी को ना रोका जाए और जो भी चालान होंगे वो जो हाईटेक कैमरे लगे हैं चंडीगढ़ में उनकी से कैच करके वो कैमरे जो है वो चालान करेंगे। हालांकि बिना वजह अगर गाड़ी को कोई रोकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी वायलेशन करता है, कोई बाहर से आकर कोई वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात की गई है। यानी कि जो वायलेटर्स हैं उनको भी एक तरह से चेतावनी है कि बिल्कुल वायलेशन अगर की जाती है तो तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी पूरी नजर में है और सीसीटीवी के हिसाब से ही आपको चालान किया जाएगा। पूरी वायलेशन जो है वो दिखती है तो आपके खिलाफ चालान किया जाएगा और कार्रवाई भी की जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज राठी। तो अब जो है सख्त हो गई है ट्रैफिक पुलिस को आदेश आ जाएंगे, जल्द ही आ जाएंगे। तो बिना वजह जिनको भी परेशान किया जा रहा था ट्रैफिक पुलिस की वजह से, अब परेशान नहीं किया जाएगा और सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में सिर्फ सीसीटीवी और हाईटेक कैमरे जो हैं उनकी मदद से चालान किए जाएंगे। डीजीपी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो उधर गोहाना में थाने में वकीलों से मारपीट का मामला गरमाया है। बार काउंसिल ने डीजीपी हरियाणा को पत्र लिखा है। पुलिस पर वकीलों से दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। थाना प्रभारी पवन कुमार पर कार्रवाई की मांग की है।
पत्र में पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। पुलिस और वकीलों के बीच टकराव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो ये मामला था, वकील के साथ मारपीट का मामला था, जो अब गर्माता नजर आ रहा है। सोनीपत में बाप बेटी के रिश्ते का कत्ल हो गया। सोनीपत में बेटी ने पिता की हत्या करवा दी। नाबालिग बेटी ने प्रेमी से पिता की हत्या करवाई है। प्रेमी से बात करते पकड़ी गई तो हत्या की प्लानिंग बनाई। प्रेम प्रसंग में पिता बाधा बन रहा था। पिता की हत्या में बेटी और प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 30 जुलाई को खेतों में शव मिला था, जिसके बाद जांच की जा रही थी लगातार कि किस तरह से ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। और अब जब सामने आया तो पता चला कि नाबालिग बेटी ने ही अपने पिता की हत्या की प्लानिंग की थी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। के माध्यम से टाना कुंडली में गांव छथेरा KMP के नजदीक एक मेल डेड बॉडी पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। जिस सूचना पर कुंडली थाना पुलिस ने मौका पर पहुंचकर सीन ऑफ क्राइम टीम को विजिट करवाकर डेड बॉडी को शिनाख्त करवाने के लिए टेक्निकल प्रयास किया व मुकबर कास भी लगाया। इसमें 3 आरोपी शामिल थे। इन तीनों को थाना की टीम द्वारा काबू किया था। सुमित उर्फ सुजल गांव अकबरपुर बरोटा व जसविंदर उर्फ जसी गांव अकबरपुर बरोटा, इन दोनों ने इस मर्डर मैटर में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा एक नाबालिग लड़की को भी अप्रीहेंशन किया था। ये नाबालिग लड़की मृतक का बेटी है। सुमित व वो नाबालिग लड़की के आपस में रिलेशनशिप था। इस रिलेशनशिप को कुलदीप ने ऐतराज किया था। इस वजह से इन्होंने मिलकर इस मर्डर किया। तो अब बात करेंगे करनाल में पति पत्नी की कार नहर में गिरने मामले की, जिसमें 5 दिन बाद कारोबारी अमित का शव बरामद हुआ है। SDRF ने गढ़सीना से गांव के पास शव को बरामद किया है। अमित मिगलानी सेक्टर 13 करनाल के निवासी थे। असंध में फर्नीचर का कारोबार करते थे। अमित मिगलानी 31 जुलाई को पश्चिमी यमुना नहर में ये हादसा हुआ था और दोनों पति पत्नी कार सहित नहर में गिर गए थे। इस हादसे में पत्नी की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि अमित की तलाश की जा रही थी। पत्नी की बॉडी उसी दिन नहर से बरामद कर ली गई थी। कार को भी उसी दिन बाहर निकाल लिया गया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। पति पत्नी का गाड़ी के साथ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नदी में बहती कार नजर आ रही है। तो उधर फतेहाबाद के पूर्व विधायक के भाई पर हमला हुआ है। दुड्डा राम के भाई उग्रसेन पर हमले की सूचना मिली है। गांव मोहम्मदपुर रोही के पास ये हमला हुआ है। हमलावर हमला कर फरार हो गए। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा है। हमले के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, फतेहाबाद में पूर्व विधायक के भाई पर हमला हुआ है। दुड्डा राम के भाई उग्रसेन पर हमले की जानकारी मिली है। गांव मोहम्मदपुर रोही के पास ये हमला हुआ है। हमलावर हमला करके फरार हो गए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा है, लेकिन हमला किस वजह से हुआ, इन कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। तो उधर कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कुरुक्षेत्र हल्द्वार रोड पर यह हादसा हुआ है। पिपली थाना के पास ट्रक ने युवक को कुचला। ट्रक के टायर के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। युवक पैदल ड्यूटी पर जा रहा था। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि युवक ड्यूटी पर जा रहा था, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। पुलिस ने शव और ट्रक को कब्जे में ले लिया है। ASI विजय कुमार ने युवक की मौत की पुष्टि की है। तो ये दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक युवक की मौत हो गई है। ट्रक ने युवक को कुचल डाला। जो व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया है, जो यहाँ पर डेथ पड़ा है, अभी इसकी कार्रवाई करेंगे तब पता लगेगा कि इसमें ये कैसे व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ है या कैसे गिरा है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।